हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। 100% वादा दोस्तों, आपको याद भी करवा देंगे और आपके पेपर में आ जाएगा तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे, क्योंकि लिखने की शैली भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट रिविजन करते हैं और साथ में आपको तैयार भी करवा देंगे, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा। उससे पहले बता दें कि मैंने ये सब जो है ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आ सकता है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज हम लोग यहां से कवर नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग इसका जो है अगला टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका है यहाँ से बौद्धकालीन शिक्षा। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा है यहाँ से क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ से भी आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है ये, बौद्धकालीन शिक्षा से क्या आशय है, इस शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो बताना है। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था को जो है उसकी विशेषताओं की जो विशेषताएं हैं उसको हमें बताना है। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों लिखना है बौद्धकालीन शिक्षा का आशय क्या है, अंडरलाइन कर देंगे, उसके बारे में लिखेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, पहला पॉइंट। आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जो आपके पेपर में आएंगे और बड़े अच्छे नंबर आपको देकर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से जो है आपका जो अति लघु क्वेश्चन होता है ये तैयार हो जाता है, निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहा है। इसका मतलब कई सारे फायदे आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है और उससे कई सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट कि बौद्ध धर्म में, जो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख है। पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने क्या बताया है, बुद्ध ने बताया कि भैया संसार में दुख है और दुख का कारण भी बताया है और दुख का निवारण भी बताया उन्होंने। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो है स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने संसार में जो है दुख है ये बताया है। नेक्स्ट है, लोगों की मोक्ष की प्राप्ति की प्रयत्न करना चाहिए, ये भी इन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, ये तो बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित होगी, बौद्धकालीन शिक्षा में ये सब इन्होंने बताया है, इन्होंने शिक्षा दिया है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि बौद्धकालीन जो बौद्ध काल की शिक्षा है वो भारत में अल्पकाल में सामाजिक क्रांति उत्पन्न कर दी है। बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक काल की शिक्षा का ही एक प्रमार्जित रूप माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है एक डायग्राम बनाएंगे और एक डायग्राम बना के आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी लिखने की शैली समझ जाइए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जितना हो सके फ्लो चार्ट, डायग्राम इनका प्रयोग करिए ताकि जो है आपको परफेक्ट नंबर मिले और पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए। ये बात ध्यान रखिएगा कि लिखने की शैली अगर आपको पता है तो आप बना कर भी लिखेंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना लिया है। अब यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं अच्छे से प्रेजेंट हो गया है, इस पे एग्जामिनर 1 नंबर पक्का दे देगा क्योंकि आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब पहला देखिए इसमें है कि शिक्षा का समान अवसर मिले। ठीक है, बौद्ध काल में जो शिक्षा का विशेषता था ये उद्देश्य भी आ जाएगा, तब भी यही आंसर होगा। इसमें उद्देश्य ये था कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसमें शिक्षा का समान अवसर मिले, यानी सबको शिक्षा मिले, ये बात कही गई है। दूसरा पॉइंट, गुरु और शिष्य का एक संबंध जो है वो वैदिक काल में भी अच्छा रहा है और यहाँ भी गुरु और शिष्य का एक संबंध है वो बना होना चाहिए ताकि जो है गुरु और शिष्य के जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे, ताकि जो है जो शिष्य होंगे वो गुरु से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया था बौद्धकालीन शिक्षा पर। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान करना, ये धार्मिक शिक्षा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट सामाजिक विकास, जो शिक्षा प्रदान की जाएगी उससे कहीं न कहीं समाज का विकास होगा, समाज का भला होगा, क्योंकि समाज में लोग रहते हैं, समाज में कौन रहता है, लोग रहते हैं, और लोग जब शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा और देश शिक्षित होगा तो देश विकसित होगा।
ऐसे होता है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऐसी चीजें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा का मतलब ये है कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो कोई अल्पकाल के लिए नहीं, व्यापक स्तर का मतलब कि बड़े स्तर पर होना चाहिए। और अगर आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, उस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ये उसकी विशेषताएं हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जो है आपको इन विशेषताओं को थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। आप समझ जाएंगे तो लिख ले जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जोर दीजिए थोड़ा समझने पर, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट, बौद्धकालीन शिक्षा संबंधित कुछ पूछ लेगा कि बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों का नाम बताइए। तो बौद्ध काल में स्थापित दो विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस जो है शिक्षा में या किस समय में जो है ये लागू किया था या बनाया गया था। तो बौद्ध कालीन में जो ये बनाया गया था। नेक्स्ट आपके सामने है प्रव्रज्या संस्कार क्या है। अगर बात करें प्रव्रज्या संस्कार की तो उसमें देखिए प्रव्रज्या का अर्थ होता है बाहर जाना, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर आपको समझ में नहीं है कि प्रव्रज्या क्या है तो प्रव्रज्या जो है इसका मतलब होता है बाहर जाना, अर्थात कहेंगे घर से बाहर होना या फिर बौद्ध मठ में प्रवेश होना, ये प्रव्रज्या संस्कार के नाम से जाना जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब वो लोग घर से निकलेंगे, ठीक है, जब घर से निकलेंगे तो भैया घर से निकलकर बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बौद्ध मठ में प्रवेश कर लेंगे। जो बौद्ध मठ में जाते हैं वहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हीं को प्रव्रज्या संस्कार के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि प्रव्रज्या संस्कार में एक श्लोक या मंत्र का उच्चारण करना होता है, और जो मंत्र है वो है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये मंत्र है, जानते होंगे आप लोग, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसका मतलब है चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में यही लिख सकते हैं कि देखिए सिंपल सी बात है कि आप शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके चरित्र में कुछ बदलाव होगा, चरित्र निर्माण होगा, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बौद्धकालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था और इसीलिए बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है निर्वाण की प्राप्ति का उद्देश्य। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब मोक्ष की प्राप्ति की बात कही जा रही है। मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य है कि जो शिक्षा आपको मिल रही है उससे निर्वाण की प्राप्ति होगी और आप सही दिशा में आपको बनाए रखेंगे अपने आप को, और सही दिशा में बनाए रखकर समाज का भला करेंगे, समाज का हित करेंगे, तो कहीं न कहीं आपका भी जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे समाजी विकास। समाजी विकास तब होगा जब लोग विकास करेंगे, यानी लोग विकास तब करेंगे जब लोग शिक्षित होंगे। इसका मतलब ये है कि लोग शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, यानी समाज विकास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय विकास संबंधी उद्देश्य। भाई देश का विकास तब होगा जब लोग शिक्षित होंगे, लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज शिक्षित होगी तो राष्ट्र विकास होगा। तो यहाँ पे जो राष्ट्र विकास उस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास। आप पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ज्ञान ऐसी चीज जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। इसका मतलब तो ये है कि जो भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, आपका विकास होगा। व्यक्तित्व विकास तब होता है जब इंसान शिक्षित होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक रहेगा आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो चलिए फटाफट इसको रिवीजन करते हैं और देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का यहां से देखने को मिल जाएगा। तो भैया क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों में विभाजित है। तो मुस्लिम शिक्षा जो व्यवस्था थी वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, ठीक है। 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी। अगर बात करें मुस्लिम काल में तो उस टाइम पे शिक्षा ग्रहण करने की क्या आयु थी, तो 4 वर्ष 4 माह जो है ये
मुस्लिम कानूनी शिक्षा व्यवस्था में आयोग की बात कही गई है। ठीक है, इसमें देखिए प्राथमिक जो शिक्षण संस्थाओं में है उसे मकतब कहा जाता है। ये पॉइंट नोट करेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था और संस्था होती थी उसे मकतब कहा जाता था और उच्च शिक्षण संस्थान को मदरसा के नाम से जाना जाता है। तो नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट आपके सामने है, क्वेश्चन है कि भारत में मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, यानी जो मध्यकालीन शिक्षा था क्या केंद्र था, तो केंद्र का नाम देखिए आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, गुजरात। ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लाहौर तो पाकिस्तान में पड़ता है, बाकी सब जो है भारत में है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ये बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र रहे हैं जहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, अथवा करके सवाल पूछ लेगा इसी को कि मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वही काम करना, एक फ्लो चार्ट बना लेनी है और फ्लो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपको यही नहीं डालना पड़ेगा मुस्लिम काल शिक्षा के उद्देश्य और फिर इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फ्लो चार्ट में देखिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। पहला पॉइंट ये है कि हजरत मोहम्मद साहब ने जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और उसके बाद जो है इस्लाम धर्म का प्रचार, शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि भैया सिंपल सी बात यह है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया। नेक्स्ट लिखेंगे चरित्र निर्माण करना। जैसे देखिए बौद्धकालीन शिक्षा थी ना, उसमें चरित्र निर्माण की बात कही जा रही थी, ऐसे ही मुस्लिम कालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण की बात कही जा रही है। यानी सिंपल सी बात यह कि शिक्षा ग्रहण करेंगे तो चरित्र निर्माण आपका अच्छे से होगा। ज्ञान अर्जित करना, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे ज्ञान अर्जित करना। तो ज्ञान अर्जित करने का भाई सिंपल सी बात है, लोग शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा ज्ञान अर्जित करना, और ज्ञान अर्जित करके जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, उसे समझें जाने, तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे सुख समृद्धि को प्राप्त करना। सुख समृद्धि तब प्राप्त हो सकती है जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आप कहीं जॉब लग जाएगी, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, और आप जो है अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, मतलब ये कि आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका यहाँ पे है एक ईश्वर में विश्वास करना। एक ईश्वर मतलब एक ईश्वर। ठीक है, एक ईश्वर में विश्वास करने पर जोर दिया गया है जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा में। इसमें बताया गया कि जो भी है अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, इसमें बताया गया कि अल्लाह एक है। तो एक ईश्वर में विश्वास करना मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो विशेषताएं हैं और आप इसके बारे में 2-4 लाइन बना के लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट आपके सामने आता है मध्यकालीन जो मुस्लिम शिक्षा है उसमें विशेषताएं क्या हैं, तो वही आपको काम करना है। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लिया है। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं लिखेंगे और विशेषताएं में जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली विशेषता क्या है, देखिए पहली विशेषता है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य वही सिंपल सी बात यह है कि शिक्षा का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, ये शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ज्ञान का प्रसार होगा। भाई शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ज्ञान का प्रसार होगा, ज्ञान बढ़ेगी तो कहीं कि व्यक्तित्व विकास होगा, चरित्र का निर्माण होगा, ये सारे पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है संस्कृति का प्रसार होगा। जो भी जैसे इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म की जो संस्कृति है उस धर्म का प्रसार होगा, प्रचार प्रसार होगा और लोग जानेंगे, समझेंगे, उसे अपनाएंगे उसे, तो ये संस्कृति का प्रसार इसलिए जो है मध्यकालीन शिक्षा के यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिकता का प्रसार करना। नैतिकता का मतलब कि भी आपका आचरण व्यवहार, यानी पूरा का पूरा नैतिकता आपकी देखी जाती है। नहीं, शिक्षित व्यक्ति को देख लीजिए, एक अनपढ़ व्यक्ति को देख लीजिए, किसकी नैतिकता आपको अच्छी दिखेगी, किसका आचरण, किसका व्यवहार, किसका बोलचाल आपको अच्छा दिखेगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो शिक्षित होगा, है ना। जो अनपढ़ होगा उसका आपको दिखाई नहीं देगा नैतिकता, उसका बोलने का तरीका, उसका उठने बैठने पहनावा उसका अलग होगा। इसका मतलब कि नैतिकता का विकास तब होता है जब इंसान शिक्षा ग्रहण करता है तब। नेक्स्ट है सुख समृद्धि प्राप्त करना। वही बात इसमें आती है, सुख समृद्धि प्राप्त करने का मतलब यही है कि भैया पढ़ लिख लोगे तो आपको सक्षम हो जाओगे, आपके पास वो सारी चीजें रहेंगी जो आप पाना चाहते हो। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है आप इसमें लिख सकते हैं, अच्छे से डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के आप लिख सकते हैं, पूरा नंबर आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका
नेक्स्ट है कि शिक्षा शास्त्र में कि छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, और आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा के अधोमुखी छनाई का सिद्धांत के विचार किसने दिया था, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, तो क्वेश्चन मैं ये कवर करूंगा अगली वीडियो में, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा अगली वीडियो में। तो तब वेट करिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे।